हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम जो है एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है वास्तविक तथा आभासी गहराई। जैसे हम किसी पात्र में जल भरा हुआ हो, उस पात्र में अपना हम हाथ डालते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि वह क्या बड़ा दिखाई देता है या चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है, या यह दिखाई देता है कि बहुत ऊपर की ही सतह पर है। लेकिन हमारा जो वास्तविक जो अपना हम हाथ अंदर की तरफ, तो वो उसके नीचे की तली में चला गया रहता है, लेकिन हमें यह प्रतीत होता है कि वो तली में नहीं, उसके ऊपर की तरफ है। तो हम जानेंगे कि यह जो है किस कंडीशन में होता है या कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ एक पात्र बनाया गया है जिसमें जल भरा गया है। इसमें क्या भरा गया है? इसमें जल भरा गया है। यह क्या है? यह जल है। और इसका जो अब जो माध्यम है वह दूसरा माध्यम हम दिखा दिए, और इधर है वायु, यह है माध्यम एक। तो अब हम देखेंगे कि इसमें इस पात्र में नीचे पात्र की सतह में, तली में एक वस्तु रखी गई है, ऑब्जेक्ट। यहां पर इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित? ऑब्जेक्ट ओ से प्रदर्शित करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ कोई पात्र में जल भरा है और उस पात्र के सबसे नीचे सतह में एक वस्तु रखी गई है, तो हम ऊपर से ही देखेंगे, नीचे से देख नहीं पाएंगे। तो ऊपर से हम जब देखेंगे तो इस वस्तु का एक जो है किरण जाएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपवर्तन का नियम लगेगा। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम अपवर्तन का जो नियम है वही लेकर के चलेंगे, जो स्नेल का नियम है, यानी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब इसमें अपवर्तन का नियम है, तो यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे हम। तो अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण होगा आई। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण आई। और जो प्रकाश की किरण है यह जल है और यह वायु है, तो जल सघन है, वायु विरल है। तो क्या होगा? प्रकाश अपने माध्यम से विचलित होगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। मतलब कि यह प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यह रहा एक। और जो है एक प्रकाश की किरण जो है कहाँ आएगा? एक प्रकाश की किरण जो है यहां से हमने इसका आभासी इधर लेकर के आएंगे। हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ जा रही है? वह ऐसे, यह देखिए, एक तो सीधा हम भेज देंगे लंबवत ऊपर की तरफ ऐसे। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, और यह जो हमारा अपवर्तित किरण है वो हम देखेंगे कहां आकर के मिल रहा है। यह प्रकाश की किरण जा रहा है तो हमको पता लगेगा कि कहीं इस बिंदु पर आकर के मिल रहा है, या यह प्रतीत होगा कि यहां से जा रहा है। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण हमने यहां से भेजा ऐसे, आपतन कोण वहां बनाया आई, अपवर्तन कोण बनाया हमारा क्या? यहाँ आर। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, वो केवल समझने के लिए बनाया गया था। और एक हम प्रकाश की किरण जो वस्तु है उसको हम जब सीधे देख रहे हैं तो क्या होगी? ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर एक हमने सीधे लंबवत भेजा, और लंबवत भेजेंगे तो आप भी जानते हैं कि किसी भी जो, चाहे वो परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों के माध्यम में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है वह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए। ठीक है, या बिना परावर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो यह ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ यह दोनों प्रकाश की किरणें मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या बनाएंगे? यह प्रतिबिंब। ठीक है, और हमने यह माना कि जो जल का स्तर है इसकी ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच है। इसकी ऊंचाई क्या है? कैपिटल। नीचे से, निचली सतह से ऊपर तक, लास्ट इसका जो बर्तन में, पात्र में जो जल भरा गया है वो जल कितनी हाइट तक है? एच ऊंचाई तक है। और हमें जो यह प्रतिबिंब देख रहे हैं यह स्मॉल एच है। जो प्रतिबिंब देख रहे हैं इसकी दूरी हम क्या मान लेंगे? ऊपर इसकी सतह से स्मॉल एच। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यह देखना है, अपवर्तन का नियम लगाएंगे। अपवर्तन के नियम लगाने के लिए हमको देखिए, यहाँ हमारा आई है, तो आप जानते हैं कि जब दो समांतर किरणों को, जब
दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां देखिए उसी तरह से यह और यह दोनों लंबवत है, तो यह क्या होगा आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यह आई हो जाएगा। और जब दो तिर्यक रेखा को तो उसमें संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए यह रेखा सीधे हम मान रहे हैं कि इस बिंदु से जा रही है, तो इस यहाँ पर आर बना रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, आर ही बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बताइए। तो यह हमारा यह जो है फुल पूरा जो है चित्र हमारा व्यवस्थित हो गया। फिर पुनः एक बार उसको हम समझेंगे क्या, कि बर्तन के तली में एक वस्तु रखी गई है ओ। इस वस्तु ओ को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर यह एक प्रकाश की किरण सीधे लंबवत जाएगी और एक प्रकाश की किरण हमने भेजा तिरछा, जो इस जल और वायु की दो जो लास्ट सतह है वहां से अपवर्तित हुई तो इधर की तरफ गई। तो इधर जब जा रही है तो हमने यह देखा कि यह कहीं ना कहीं पीछे से आ रही होगी। तो हमने देखा जहां से आ रही थी वहां हमने क्या बना दिया, उसका प्रतिबिंब बना दिया, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की कम से कम आवश्यकता होती है, यहाँ दोनों किरणें बन रही हैं। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों को हम जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं, यह वास्तविक रूप से नहीं आया है। वो क्या है, जबरदस्ती उसको हम ला करके क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये तो प्रकाश की किरण गया था तो इधर निकल जा रहा था, लेकिन हम यह देख के जब इधर से देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, इधर से आ रही हैं। तो वहां जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। हम स्नेल का नियम जानते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। स्नेल का नियम जो होता है, साइन n इक्वल टू क्या होता है, 1n2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इस एक समीकरण एक बना करके इसको रख लेंगे, क्योंकि हमें साइन आई और साइन आर का ही मान चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ हम नामकरण भी रख लें। कभी देखिए नामकरण हमने नहीं किया है, नामकरण कर लेते हैं। या मान लीजिए ओ था, इस बिंदु को हम नाम दे दे रहे हैं क्या, ए। इस बिंदु का नाम क्या दे दे रहे हैं, ए। यह हो गया ओ, इसका नामकरण हो गया है आई। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यह सी बिंदु। तो अब हमको क्या करना है, देखिए आई और आर तो यहाँ बन रहा था, लेकिन एकांतर से और संगत कोण से आई और आर यहाँ बन गया। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए सी। देखिए त्रिभुज ओ ए सी में यह कोण बन रहा है आई। ध्यान से आप देखेंगे ओ ए सी में कोण क्या बन रहा है, आई। और त्रिभुज आई ए सी में कौन सा त्रिभुज कोण बन रहा है, आर। ठीक है, इस चित्र को आप एक बार पुनः समझ लीजिए, फिर आपको हम आगे इसका जो है देखते हैं। चलिए देखेंगे, यह हमारा जो है क्या था, अपवर्तन स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर। आपको जो है पिछले क्लास में बताया गया होगा, आप नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास में देख लीजिएगा। अपवर्तनांकों का संबंध, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांकों का संबंध, तो उसमें आपको बताया गया है कि 1n2 इक्वल टू होता है n2 अपान n1। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 माने तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब यहां हमें यह देखना है कि यहां पर वायु है, तो वायु में यन का मान होता है 1, यानी कि जो n1 का मान हो जाएगा क्या मान लेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि वायु में, वायु का जब अपवर्तन कराते हैं वायु से वायु में ही, तो उसका अपवर्तनांक कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वो कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जा नहीं रहा है। तो n1 का मान क्या हो जाएगा 1। और यहाँ जो जल है तो यह Ng होगा, सॉरी NW होगा। NW बराबर हम क्या मान लें, n मान लें। तो यहाँ पर 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या हम यहाँ पे n1 बराबर 1 माने हैं तो n2 बराबर हम क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर n2 के जगह पे हम क्या रखेंगे, n रखेंगे। ठीक है, n2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ एक बात है कि फिर पुनः यहाँ हमारा जो माध्यम है, जब हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो किधर से आ रही है, सामने से जा रही है, जल से होकर के वायु में जा रही है,
तो जल्द से होकर के पहले माध्यम के 1n2 इक्वल टू साइन आई अपन आर। सॉरी देखिए गलती यहाँ हो गया है। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और कि जो प्रकाश की किरण हमने यहाँ माना 1n2, तो जो n12 माने हैं तो पहला माध्यम हमारा इधर है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं जा रही है, प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो थोड़ा सा देखिए बाय मिस्टेक गलत हो गया है, यह होगा हमारा। फिर पुनः आप देखेंगे कि प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2n1 इक्वल टू होगा साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक हम पढ़े थे कि जो निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, तो उसमें हमारा एक फार्मूला निकला था कि जो है 1n2 इक्वल टू n2 अपान n1। तो देखिए n1n2 निकला था, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं 2n1 कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा n1 अपान n2 हो जाएगा। अगर इस समीकरण को हम मान लें समीकरण 1 और इसको हम मान लें क्या समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 देखिए 2n1 यहाँ भी है, 2n1 यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, यहाँ भी है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला कि जो है n1 अपान n2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब यहाँ देखना है कि n1 जो n1 है, n1 का मान क्या है 1 है और n2 का मान 1। भाई n2 माध्यम है, माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक होगा, और जब उसका अपवर्तनांक होगा तो उसका माध्यम हमने क्या मान लिया n, तो n1 की जगह पे हम 1 रख देंगे और n2 की जगह पे क्या रख देंगे n, तो साइन आई अपान क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए ये 1 अपान n है, तो इसको अगर हम लिखें ऐसे तो n बराबर हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर n बटे यहाँ 1 लिख दिए तो ये भी उल्टा होगा, साइन आर बटे साइन आई, यह साइन आर है और बटे साइन आई। इस 1 का कोई हमारा यहाँ मतलब है नहीं, यह हमारा फार्मूला बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको I और R का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है I साइन I और साइन R का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ एक जो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज है हमारा AOAC। त्रिभुज कौन सा है लिखेंगे, इसे हम अलग कर दे रहे हैं डिवाइड, लिखेंगे त्रिभुज OAC में संपूर्ण त्रिभुज है OAC। देखिए OAC ये वाला पूरा त्रिभुज OAC में जो हमारा कोण यहाँ I दिख रहा है, देखिए तो हमको क्या चाहिए, हमको इसकी हाइट से मतलब है, किससे मतलब है हाइट से। तो हम लेंगे क्या साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा का मान होता है क्या कि लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब का मान यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से एक बार फिर पुनः समझिए। यह जो त्रिभुज है OAC में I है कोण, यहाँ पे I, यह संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। तो साइन का अगर हम लेते हैं तो आप जानते होंगे L बटे KA। तो साइन का अगर हम मान लेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो हम यहां लिखेंगे क्या कि त्रिभुज OAC में साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा है AC या CA, तो CA बटे कर्ण क्या है कर्ण हमारा हो जाएगा, वीडियो बंद कर दो। देखिए यहां क्या होगा साइन I बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा CA या AC और कर्ण क्या है AO। इसको भी हम क्या कर लें AC ही रख लेते हैं। ठीक है, साइन I बराबर यह हमारा हो गया। अब हम कहेंगे
कि जो संपूर्ण त्रिभुज है वह देखिए आई ए सी, संपूर्ण त्रिभुज किसमें, आई ए सी में, आई ए सी में भी देखिए यह कोण होगा हमारा आर, तो लिखेंगे क्या, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है ए सी और कर्ण क्या है ए आई, कर्ण क्या है ए आई। अब देखिए हमको क्या करना है, हमारा साइन आई और साइन आर इन दोनों का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ यन, यह जो हमारा समीकरण था, इस समीकरण में अगर हम मान रखते हैं यन बराबर साइन आर बटे साइन आई, तो यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर का मान क्या है ए सी बटे क्या है ए आई, और पूरे का बटा साइन आई का मान क्या है ए सी बटे ए ओ, यह सबसे ऊपर चला जाएगा, ए सी गुणे ए ओ अपान क्या हो जाएगा ए सी गुणे ए आई, तो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा यन बराबर आ जाएगा क्या कि ए ओ बटे क्या हो जाएगा ए आई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारा अब लगभग पूरा प्रूफ हो चुका है, अब हमें ए ओ और ए आई को समझना है कि ए ओ क्या है। देखिए ए ओ यह रहा और ए आई हमारा यह है, हम कहेंगे कि यदि यह जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ जो है बहुत पतला हो, तो उस स्थिति में बिंदु ए को बिंदु सी पर माना जा सकता है। क्या लिखेंगे कि पृष्ठ बहुत पतला हो, पृष्ठ बहुत क्या हो, पतला हो, तो बिंदु ए को कहां माना जा सकता है, सी पर माना जा सकता है। तो जब हम बिंदु ए को सी पर मान लेंगे तो जो ए ओ है, तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे हम फिर पुनः देख लीजिए कि यह कह रहा है हमारा आया है ए ओ बटे ए आई, तो ए ओ यह रहा, हम इसको माने कि यह सतह बहुत क्या है, जो पात्र है वो बहुत पतला हो, उस स्थिति में हम ए को बिंदु सी पर मान सकते हैं। तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यह जब यहां आएगा तो ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी, और ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई इक्वल टू आई सी। अब देखिए तो यह बराबर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ओ सी बटे आई सी, और ओ सी का मान आप जानते हैं दिया हुआ है, चूंकि ओ सी का मान है पूरा एच। देखिए ओ और सी इसकी चौड़ाई कितनी है एच, और आई सी का जो मान है वह क्या है स्मॉल एच, तो हमारा एन बराबर क्या आ जाएगा कैपिटल एच बटे स्मॉल एच। या इसको अगर हिंदी में लिखेंगे हम तो हिंदी में होगा कि अपवर्तन इक्वल टू वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई का मतलब कि जो वस्तु रखा गया था, जो ऑब्जेक्ट था वो कहां था, तली में था, तो लिखेंगे वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और बटे स्मॉल एच क्या है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है, यह हमारा क्या हुआ फार्मूला हो गया। फिर से एक बार पुनः समझेंगे
कैसे दिया है, आसानी से समझने का तरीका। हमें एक पात्र दिया है, उस पात्र में जल भरा हुआ है, जल की नीचे वाली जो सतह है, बर्तन के नीचे वाले सतह पर हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे। अब इस छोटे से ऑब्जेक्ट को रखे तो इस ऑब्जेक्ट से वस्तु जो प्रकाश की किरण आएगी एक लंबवत आएगी, एक कैसे आएगी, लंबवत आएगी। और एक प्रकाश किरण को हमने यह माना कि यह ऐसे तिरछा गई है, ठीक है। तो यहाँ गई है तो यहाँ आपतन कोण I बनाई, अपवर्तन कोण जो है R बनाई। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण से यहाँ पे I बराबर हो गया, और जो अपवर्तित कोणों को अगर हम पीछे की तरफ ला करके मिलाए तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ I, और यहाँ जो कोण बना रहा है वो बना रहा है क्या, R। तो हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम स्नेल के नियम से, किसके नियम से लिखा हमने, सर्वप्रथम हमने स्नेल का नियम जाना कि स्नेल के नियम में आपको बताया गया कि जब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में, तो 2n1 हमने यहाँ लिखा है। दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तना sin I बटे sin R। हमने फिर एक निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में संबंध पढ़ा था, उसका फार्मूला होता है 1n2 = n2/n1, या इसको हमने उल्टा लिखा 2n1 = तो n1/n2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमने तुलना कर दिया, दोनों समीकरणों को तुलना किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, n1/n2 = sin I/sin R। और n1 का मान मतलब है n1 है वायु में, तो वायु में जो है अपवर्तनांक का मान 1 होता है, यानी n का मान वहाँ वायु में 1 लिया जाता है। और जो जल है, जल में n2 = हमने क्या मान लिया, n मान लिया, इसका अपवर्तनांक होता है n हो गया। अब इसको हमने उल्टा कर लिया, हमारा n बराबर sin I sin R का मान निकालना है, आप निकाल दिए। और हम देखेंगे कि यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, AOC या OAC, जो भी त्रिभुज आप देख सकते हैं OAC में, तो OAC में यहाँ आपतन कोण बन रहा है I, अपवर्तन कोण बन रहा है हमारा, अपवर्तन कोण से कोई मतलब ही नहीं है, I बन रहा है तो हम कहेंगे sin I बराबर, तो आप जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो गया, इसके लिए क्या, कोण जब यह है तो कोण के जस्ट सामने जो है वह लंब होता है। यहाँ समकोण है, समकोण के सामने जो होगा क्या होगा, वो कर्ण होगा। तो यह कोण I के सामने है लंब, यह कर्ण, तो लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हमने लिखा, तो AC बटे U। उसी प्रकार हमने त्रिभुज कौन सा लिया, छोटा वाला IAC में, तो IAC में भी क्या आया, AC/AI। हमने क्या किया, AI sin I और sin R का मान हमने समीकरण नंबर इसमें रख दिया है। समीकरण मान लीजिए क्या हो, 3 हो, तो समीकरण नंबर 3 में हमने रखा, हमारा मान AC से AC कट जाएगा, मान तब हमारा क्या आया, U/AI। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें आपको लिखा जाए कि जो पृष्ठ है वह बहुत क्या हो, पतला हो, पृष्ठ बहुत पतला हो। उस स्थिति में हम A को बिंदु C पर मान सकते हैं। जब A हमारा उठकर चला जाएगा यहाँ पर, तो जाने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, A। हम कहेंगे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अथवा करके इसको हम दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, कि हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि A व C क्या हो, A व C के बीच की दूरी बहुत कम हो, अर्थात जब बहुत कम होगा तो A बिंदु कहाँ आ जाएगा, C पर ही आ जाएगा। A बिंदु C पर आ जाएगा तो जो दूरी हमारी होगी AO की वही दूरी हो जाएगी OC की, जो दूरी होगी AI की वही दूरी हो जाएगी किसकी, IC की। हमने OC और IC का मान क्या है, OC हमारा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने H रखा, और IC जो है वो स्मॉल h है, तो हमने स्मॉल h रखा। कैपिटल H को कहते हैं क्या, वास्तविक गहराई, स्मॉल h को क्या कहते हैं, आभासी गहराई। ठीक है, एक बार इसे आप ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।